निष्कर्ष निकाला गया कि क्या कुछ किया जा सकता है जिससे हम भविष्य में अपने वंशज और विकास श्रृंखला में समाज के। ये तलाश गीत है जो कि श्री उमाशंकर जी और उनके साथियों ने गाया है। अब वो प्ले किया जाएगा। सर पटना के ही नहीं बल्कि बिहार के एक बहुत जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और सर पटना मेडिकल कॉलेज के एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर हैं। इन्होंने ही तलाश का बीज बोया और उसको संवारा है। इसलिए सर अब इसके बारे में, इनसे अच्छा इसके बारे में, तलाश के बारे में हमको कौन बता सकता है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर को कि कृपया आए और हम लोग को तलाश के बारे में बताएं। माननीय महानुभाव, मैं ज़्यादा समय आप लोगों का संबोधन नहीं लेकर मैं सीधा विषय पर आता हूँ। यह हमारा 13वां वार्षिक सम्मेलन है। आज का विषय है माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले 497, 498 ए, 377 सबरीमाला और हम तलाश के विषय में अभी अधिकारियों ने थोड़ा परिचय दिया। कुछ मुख्य बिंदु मैं बार बार आपको सामने रखना चाहता हूँ। हमारी विशेषता है कोष, कुर्सी और कौन, तीनों कौन। मैं यहाँ कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई सेक्रेटरी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, हर किसी का साथ है।
किसी भी रूप में, यह एनजीओ नहीं, यह एक आंदोलन है। हमारे विजय प्रकाश जी जो यहाँ बैठे हैं, जब हम उनके पास निबंधन के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था निबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है, निबंधन में आप बहुत सारे बंधनों से बंध जाएंगे, मत तो आंदोलन का कोई निबंधन नहीं होता। या तो जब हमारे बातों से परिचित हुए तो उन्होंने कहा तो एक आंदोलन है, इसके निबंधन की आवश्यकता नहीं है। मुझे खुशी है कि आज वो हमारे बीच मन पर आसीन है। इसका उद्देश्य है हमारा जीवन स्तर उत्तरोत्तर बेहतर हो सके, जीवन को कहीं रुकना नहीं है, उत्तरोत्तर बेहतर हो सके, अन्यथा हम दूसरी श्रेणी के लोग हो जाएंगे। स्पीशीज का चेंज होगा, एक बायोलॉजिकल टर्म है, एक बहुत बड़ा चीज है। जैसे बंदर का बच्चा बंदर होता है, आदमी का बच्चा आदमी होता है, उसी तरह से स्पीशीज में यदि चेंज हो गया तो हम और हमारे देश के लोग निचले स्तर के प्राणी हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रगति कर जाएंगे। क्योंकि इस तरह की प्रगति के लिए जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वह हमें अवश्य पूरी करनी चाहिए, अन्यथा हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट कम हो जाएगा। यही पीड़ा सबसे ज्यादा हमें अखड़ती है और इसका मैसेज है, इसके बारे में आपको कहा गया है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया हजार लोगों के साथ, तो क्या करना होगा, किस तरह से ये ठीक होगा, तो ना कोई हड़ताल, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन और ना कोई बहिष्कार। ना हम कॉलेजों का बहिष्कार चाहते हैं कि बच्चे चले आओ, बहिष्कार करो, हड़ताल करो, नारे लगाओ, कुछ नहीं चाहते हैं। हम सिंपल ये 5 बातें करते हैं जो करीब 6 से 7 वर्षों के अंतराल पर धीरे धीरे जो अनुभव हमारे मीटिंगों में आते रहे हैं उनके द्वारा निश्चित हुआ है कि यदि गलत को गलत कहने का साहस करें आम व्यक्ति, तो हर जगह जीवन के हर आयाम में सुधार होगा। उसी तरह से विजय प्रकाश जी ने कहा कि गलत को गलत कहने की थोड़ा हिम्मत की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो हम लोग अच्छे को अच्छा भी नहीं कहते हैं। यह भी एक सक्रिय प्रयास है, इसमें भी आदमी को सोचना पड़ता है, समय लगता है और आदमी को उसके लिए भी तैयार होना होता है। और इसी तरह से आपको लोगों ने बताया कि यदि सब चीज का आधार हमारा आर्थिक आधार है, यदि हम लोग अपनी आमदनी बढ़ाते हैं तो वह राष्ट्र की आमदनी बढ़ती है और तब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और हमारे स्कूल कॉलेज सभी चीज़ों का एक से एक रिसर्च का फंडिंग हो सकेगा और हम लोग मजबूत हो सकेंगे। सामूहिक सोच के बारे में बोला, इतने सारे लोग बैठे हैं, कारण तो नहीं आए हैं, हर किसी के दिल में इच्छा है कि हमको कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से जरूर करते हैं, फिर भी जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ता वैसे ही हालत हो जाती है कि सब लोग अकेले अकेले करते रहते हैं। जब तक हम लोग एक पुरजोर सामूहिक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारी बात लोगों तक नहीं जाएगी। इसलिए सामूहिक सोच का निर्माण करना आवश्यक है और हमारे सभी का राजनीतिक एवं अहिंसात्मक होनी चाहिए। इसके साथ विवेचना हम जो बुकलेट आपको देंगे उसमें ज्यादा किया हुआ है। पिछले कई वर्षों से हम लोग ये वार्षिक सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें काफी प्रमुख मुद्दे उठाते रहे हैं, जैसे गलत को गलत कहें की विस्तृत विवेचना हम लोगों ने की थी कि कैसे यह इफेक्टिव टूल है परिवर्तन का। शिक्षा पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें आज हमारे सभागार में उपस्थित हैं श्री अमृत मिश्र जी ने अध्यक्षता की थी और उन्होंने इसके उद्देश्य पर, इसकी एक रूपता पर और कैसे यह सर्व सुलभ होगा, कैसे हर लोगों को एक तरह की अधिक से अधिक एकरूपता इस पर ला सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे, इस पर विस्तृत हम लोग चर्चा किए थे। ग्राम सभा जो हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन के बाद आया है, यह ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र को स्थापित करने वाली बात है, लेकिन अभी तक संविधान के पन्नों में ही रह गया। हम लोग चाहते हैं और जाते हैं गांव-गांव में जाकर और पेरिफेरी में जाकर इस ग्राम सभा को सशक्त करने का उपाय कर रहे हैं। इसमें हमारे भाई प्रणव जी उपस्थित हैं और उन्होंने कई जगह यह काम शुरू किया है और हम लोग कभी भी जाते हैं और वहाँ की ग्राम सभा को संचालित करने की कोशिश करते हैं। इस पर भी हम लोगों ने एक बार ये किया था, मीटिंग किया था, जिसमें सिंबधर हुसैन हैदराबाद के जो एक अच्छे कोवा नाम के स्वयंसेवी संस्था है जिसके वो डायरेक्टर हैं, संरक्षक हैं, वो आए हुए थे वहाँ से और उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और व्याख्यान दिया था। जो चौथा जो हम लोग एक बार उठाए थे वो था रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव मीडिया। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमें लगता है कि
कभी भी अपना कार्य उतनी मुस्तैदी से, उतनी निष्पक्षता से नहीं करता है। फिर पत्रकारिता और घरानों का जो संपोषण होता है, जिस घराने से संचालित होते हैं, और बहुत सारी बातें आती हैं जो कभी कभी हमें नागवार गुजरती है। मीडिया के रूप में अनावश्यक चीज़ों को बहुत प्रमुखता दी जाती है, आवश्यक चीज़ों को कोई नहीं पूछता है। तो उस पर भी हम लोगों ने किया था, जिसमें सभी मीडिया के लोगों को बुलाया गया था और उनको साफ साफ कहा गया था, जिसमें यह बात उभर के आई थी कि जो 18 रुपये में सीखने लगता है समाचार, उसको 3 रुपये में आपको कैसे देते हैं, ये सब दुर्गुण तो आएंगे ही, लेकिन हमें उन दुर्गुणों को दूर करना है। इसलिए हम लोगों ने यह टॉपिक रखा था, दलविहीन लोकतंत्र, इसकी आवश्यकता एवं व्यवहारिकता। इस पर भी हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा की थी। और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, थोड़ी देर आप मूंद करके और अपने हृदय में तलाश करेंगे, मनन करेंगे, तो समझ में आएगा कि हमारी व्यवस्था का कोड कहीं न कहीं यह लोकतंत्र दलगत राजनीति है। इसके चलते ही सारे भ्रष्टाचार और सभी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और इस पर भी हम लोगों ने काफी विस्तृत चर्चा की है। कुछ बातें दलगत राजनीति के जो बहुत ही खास हैं, एक वोट से हम लोग 2 निर्णय करते हैं, यह अपने आप में ही गलत है। कैसे एक व्यक्ति और पार्टी, दोनों 2 तरह के लोग हैं, दोनों आपको लग सकता है ये पार्टी अच्छी है लेकिन ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन आपको एक ही वोट देना है और 2 निर्णय आप करते हैं, यह कैसे संभव है? भ्रष्टाचार की उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी हो जाती है, सब लोगों का भौतिक संरक्षण होना है और सब लोगों का हित साधन करना है, तो भ्रष्टाचार होना ही है। उनको कहाँ से कोई अच्छा स्रोत मिल सकता है अर्थ का? हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार के अलावा राजनीतिक पार्टियों का कोई स्रोत हो ही नहीं सकता। हम अगर उनको 100 रुपया देते हैं तो निश्चित रूप से हम 1000 रुपये उनसे लेने की आशा करते हैं, तो कैसे कभी उनको स्रोत अच्छा हो सकता है? तो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा? भ्रष्टाचार राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ये नहीं होगा तो वो रह ही नहीं पाएंगे। विप व्यवस्था होती है, विप व्यवस्था जहाँ हो गई, हम लोग जब लोगों को भेजते हैं कि सब अपना अपना मत देंगे, तो जब विप लागू हो गया तो फिर लोकतंत्र रहा कहाँ? तब तो फिर एक पार्टी का हाईकमान का ही केवल बातें रह गई। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब ऊपर से हाईकमान के निर्णय से थोपे जाते हैं। वो जो इन लोगों के बीच से मुख्यमंत्री चुना जाना है, उसके रिप्रेजेंटेटिव तो रह नहीं जाते हैं। अयोग्य, असक्षम और अपराधी लोग चुन ले जाते हैं, क्योंकि ये लोग समर्थक होते हैं, आप उनका समर्थन देते हैं। चुनाव का अत्यधिक होता है। विकल्प एक ही है कि हम लोग दलविहीन राजनीतिक तंत्र की व्यवस्था करें। कुछ बातें जो हम लोगों ने उठाया है वो महत्वपूर्ण बातों को मैं इशारा करना चाहूँगा। जैसे हमने कहा है कि साहब भारत सरकार को लिखते हैं, सरकार जो है अपने आप में सामंतवादी उच्चारण है, और इसके चलते भी लोगों में यह पैठ नहीं बनती है कि सरकार अपनी है। इसलिए यदि भारत सरकार की जगह यदि हम लोग भारत के लोग लिखें अशोक स्तंभ के नीचे, तो शायद यह लोकतांत्रिक भावना जो है बहुत ही नीचे तक लोगों में जा सकेगी। सभी भारतीयों के लिए सैन्य सेवा या शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इस पर भी हम लोगों ने पुरजोर वकालत की है और लोगों को यह मैसेज भेजते रहे हैं कि हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्र एक डिसिप्लिन राष्ट्र हो सके, हमारे लोग पूरे भूगोल से परिचित हो सकें, अपनी संस्कृति से परिचित हो सकें, और यह भाषावाद, राज्यवाद, क्षेत्रवाद, इन सब पर अंकुश लगाया जा सके। कई ऐसे लोग हैं जो वोट की राजनीति में रोहिंग्या घुसपैठ को मानवतावादी करार करते हैं और उसके लिए तरह तरह से कसीदे काटते हैं। ऐसे लोगों को भी हम लोग चाहते हैं यह मैसेज देना यह गलत है। इस पर भी हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया है। उच्चतम न्यायालय में हमारा पूर्ण विश्वास है और यह कायम रहे, इस कार्यक्रम का यही लक्ष्य है। मैं जिनको भी बुरा लगेगा मैं उनसे क्षमा प्रार्थना के साथ कहता हूँ कि जब कभी मैंने जुडिशरी के लोगों से ही बात की है, जजेस से बात की है, वकीलों से बात किया है और समाज में बात किया है, तो कहते हैं भाई बात तो कुछ नहीं सकते, लेकिन ये गड़बड़ है। और उन्होंने तरह तरह से अपनी निराशा और अपना असंतोष इस पर व्यक्त किया है इन विषयों पर। और हम आज के इस सभा में हम चाहते हैं कि वो सारी बातें सामने आएँ कि सब कुछ क्या कहा गया है और वो कैसे होगा। इसलिए हमारा सम्मान स्वाभाविक हो, कानूनी डर से नहीं। यह हमारा लक्ष्य है इस सारे प्रोग्राम का। इसके लिए आवश्यक पूर्ण पारदर्शिता एवं जनसामान्य के लिए रिलेवेंस निर्णय हो, यह हमारा सोच है। सम्मेलन के निष्कर्ष से संबंधित अधिकार प्राप्त लोग, विधायिका और न्यायपालिका, मीडिया में समान उनको हम लोग प्रेषित करेंगे, जो आज आप लोग हमें बताएंगे। सबसे पहले कानूनी जानकारी देंगे चारों विषय के बारे में हमारे विद्वान अधिवक्ता जो पटना उच्च न्यायालय के हैं,
उसके बाद फिर एक एक टॉपिक हम लोग उठाएंगे जिसके बारे में एक व्यक्ति पीडीसी साइड से या उसके कानूनविद साइड से और बाकी सिविल सोसाइटी से लोग 2 या 3 व्यक्ति आकर के उस पर अपने विचार रखेंगे। यही व्यवस्था हुई है और फिर माननीय अतिथियों के विचार जो हमारे मंच पर आसीन हैं उनसे लिए जाएंगे और इस प्रकार हम लोग इसके पर निष्कर्ष जो निकालेंगे उसे हम लोगों को प्रेषित करेंगे उप फैसलों की विवेचना, ताकि हमारे विचारणीय बिंदु जो हैं वो हैं हमारे सामाजिक जीवन पर, परिवार नाम की संस्था पर और विवाह संस्था पर इन निर्णयों का क्या प्रभाव पड़ रहा है यह हम लोग समझें, क्योंकि बातें आपस में बहुत होती हैं लेकिन इसको कहना होगा, इसको बोलना होगा, सामूहिक सोच का निर्माण करना होगा। इसलिए हम लोगों ने यह सम्मेलन बनाया है। व्यक्ति की आज़ादी के तहत जो व्यक्ति और अन्य आज़ादी इसके तहत कभी कभी ऐसे ऐसे निर्णय आते हैं जो कभी कभी लगता है कि शायद ऐसा और कुछ दूसरा होता तो अच्छा था, ये शायद उतना अच्छा नहीं है, तो उसका सामाजिक जीवन से क्या सामंजस्य होगा कि हम स्वतंत्र भी रहें और हमारा सामाजिक जीवन भी का पर भी कहीं नहीं कटे, इसमें कैसे सामंजस्य हो सकता है, इन बातों पर हम लोग विचार करना चाहेंगे। हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, इस पर सोचना बहुत आवश्यक है। करोड़ों केस जैसा मैंने सुना है कि निष्पादन के लिए लंबित है विभिन्न स्तर के न्यायालयों में, और उसकी जगह पर हम लोग अभी इतने सारे निर्णय आदमी के सेक्सुअलिटी पर और इस सब पर निर्णय हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है कि शायद उसकी यदि खोज होती कि कैसे हम इन केसों का निपटारा जल्दी करें तो शायद बेहतर होता। यह खोज कि क्या कुछ परिवर्तन हमारी सामाजिक व्यवस्था, विधायिका और न्यायपालिका में समाचित है, यह खास विचारणीय बिंदु है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। इसलिए हमने यह सवाल बुलाई है, यह सुनिश्चित करना कि किसी न्यायाधीश की व्यक्तिगत मान्यता, विश्वास या मानसिक दबाव की वजह से कोई न्याय प्रभावित नहीं हो, बल्कि प्रासंगिक न्याय हो। किसी एक या कुछ व्यक्ति की इच्छा, जैसे कुछ लोगों ने याचिका दायर कर दी, वो विशेषकर धर्म और आस्था से जुड़ी हुई को जो हो, उसके लिए सार्वजनिक कानून बदलने की कितनी आवश्यकता है और सामाजिक परिवेश को बदलने की कितनी आवश्यकता है। अंततः यह निर्णय, सारे निर्णय जो हैं, हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं स्त्रियों को सबल बनाने के उद्देश्य से या ऐसा कहते हुए किया जाता है, लेकिन क्या ये सचमुच ये उनके हित में है या कहीं न कहीं यह उन्हीं को कमजोर करता है, उनको पारिवारिक सुरक्षा से अलग करता है, उनको सामाजिक सुरक्षा से अलग करता है, उनको 2 भागों में बांट करके अपने जो भी घर की स्त्रियाँ हैं उनको कहीं सोचने के बीच में पुरुषों और इसको बीच में कहीं दरार तो नहीं पैदा कर रहा है, जो इसलिए हमको ऐसा सोचना चाहिए। ये लैंगिक बराबरी कहाँ तक हो, जिसके तहत हम लोग ये करते हैं, क्या स्नानागार में रेप में कोई पता नहीं है, कुछ ऐसा भी किसी दिन आ जाए तो क्या इन सब बातों पर विचार होगा। कुमारी पूजा हम लोग करते हैं, दशहरे में करते हैं, कहाँ हम लोग कहते हैं कि इसमें लैंगिक भेद हो रहा है। ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पुरुषों का निषेध वर्जित है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो एक व्यवस्था है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ऐसी सारी बातों के लिए क्या दोनों का मत होता है, यह हम लोग जानने के लिए इच्छुक हैं। आप सबों से यही प्रार्थना है कि इन विचार बिंदुओं के तहत और इन लक्ष्य और उद्देश्य के तहत यदि आप अपनी बातें रखेंगे तो ज़्यादा होगा। हम इसी तरह के पूर्वाग्रह से रहित हम रहना चाहते हैं। अनुभव का में सच्ची स्थिति जो यह सुनिश्चित करे कि हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसा जीवन व्यवस्था देना चाहते हैं, यह हमारा उद्देश्य है। इस सम्मेलन का तर्क, वितर्क, कुतर्क और कटतर्क का सहारा नहीं लिया जाए, प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जाए। एक से एक लोग होते हैं और ये होते हैं, उसका सहारा नहीं लिया जाए। हम लोग यह विवेचना करें कि सब कुछ हम अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में चाहते क्या है। इसके टेक्निकलिटी और इसके प्रावधान के हम लोग नहीं जाए। इसी के साथ मैं आप सभी के प्रति मैं डॉक्टर मिनी आनंद एक बार फिर आप सभी का तलाश के इस 13वें वार्षिक सम्मेलन में स्वागत करती हूँ। अब हम बढ़ते हैं आज के मूल मुद्दे की तरफ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल में दिए गए निर्णयों की सही जानकारी, पूर्व प्रावधान एवं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज डिस्कशन होगा इन मुद्दों को लेकर। इसके बारे में धारा 497 के बारे में हमको बताएंगी एडवोकेट पटना हाई कोर्ट की प्रीतिका शर्मा जी। And thanks for giving me this opportunity.
I am here to discuss the case of Joseph Shine versus Union of India, the recent landmark judgment which overturned a 158 years old provision of adultery, that is section 497 of the Indian Penal Code. The attention of the Honorable Apex Court was brought towards the provisions of adultery by a common man, Mr. Joseph Shine, a hotelier whose close friend in Kerala committed suicide after a woman co-worker made malicious rape charge on him. This incident made petitioner think about the quest of reform in the Indian criminal law, and he challenged the constitutionality of section 497 IPC, that is adultery. The core reason behind this petition was to shield Indian men from being punished for extramarital relationship by vengeful women or their husbands. Adultery, when we talk about, is very differently perceived in society than prescribed in the legal spirit. Section 497 earlier used to punish a man for having sex with the wife of another man. However, the sexual act was exempted from punishment if it is performed with the consent and connivance of the husband of the other woman. Also, the provision exempted the wife from punishment and stated that the wife should not be treated as an abater. Mr. Joseph Shine also challenged section 198 of CRPC, which contains the procedure for prosecution of section 497 IPC. The combined reading of section 497 IPC and section 198 CRPC make adultery laws, which allow the aggrieved husband of the married woman to complain. But at the same time, the right was not available to the woman whose husband has committed the adultery. Keeping these things in mind, the Honorable Apex Court questioned the validity of section 497 IPC on 3 grounds. First, that whether it is infringement of Article 21, which includes right to privacy, and second, that whether it is infringement of Article 14, that is right to equality, and third, that it is violation of Article 15, that gives right against discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, or place of birth. The Constitution Bench, comprising of 5 judges, considered the entire issue in detail and unanimously pronounced the judgment, which embarked on a historical investigation of adultery laws across culture to reach the conclusion that primary purpose of these laws was to protect the property of men and not the sanctity of marriage. It was noted that section 497 IPC treated men and women unequally, as women are not subject to prosecution for adultery and women cannot prosecute their husbands for adultery. Additionally, if there is consent and connivance of the husband of women who had committed adultery, no offense can be started. Section 497 of IPC was not intended to preserve fidelity between partners, as the provision does not bother about the husband having sex outside the marriage with unmarried women or widows. In other words, the provision was majorly addressing the harm felt by the other man. It is all about protecting the husband's interest in his exclusive access to wife's sexuality. That is because the provisions proceeds on the notion that women is but a chattel, property of her husband. This is an affront to the fundamental right to dignity and equality and rendered the provisions manifestly arbitrary. Well, considering Article 15, the court had a view that law should reflect the status of wife and husband as equal. Article 53 of the Constitution is an enabling provision which permits the state to frame beneficial legislation in favor of children and women for the upliftment. And Section 497 is a penal provision for an offense of adultery, an act which is committed consensually between 2 adults who have stayed out of marital bond. Such a proviso cannot be considered to be beneficial legislation covered by Article 15 of the Constitution as a true purpose of permissive action to uplift women and empower them. Respect for sexual autonomy is founded on the equality between the spouses and partners and the recognition by each of them of the dignity of others. Section 497 of IPC disregards the sexual autonomy which every woman possesses as necessary condition for her existence. A legislation which takes away the right of women to prosecute cannot be termed as a beneficial legislation. Well, now, the third point, that it is a violation of right to life, which includes right to privacy. Well, the impact of sexual agency and
autonomy, violated personal liberties, and resulting infringement of Article 21 of the Constitution. It was held that the section goes against the spirit of the right-based jurisprudence, which seeks to protect the dignity of an individual and her intimate personal choices. The organization of intimate relation between consenting adults is a matter of complete personal choice and falling within the private protected sphere and realm of an individual choice and autonomy. Insofar as two individuals engage in acts based on consent, the law cannot intervene. Any intrusion in this private sphere would amount to deprivation of autonomy and sexual agency, which every individual is embedded. In the end, by going through the entire aspect of the matter, the Honorable Apex Court held that any provision of law affecting individual dignity and equality of women invites that of its constitution. Legal sovereignty of one sex over the other is wrong, and hence the Honorable Apex Court declared the provision of adultery violative of Article 14, 15 and 21 of the Constitution of India, and accordingly nullified the criminal sanction of the section. However, the Honorable Apex Court has clarified that adultery being a civil law will be one of the grounds for divorce. It was also observed that if an act of adultery led the aggrieved spouse to suicide, the adulterous partner could be prosecuted for abatement of suicide under Section 306 of IPC, which keeps the sanctity of marriage alive. Thank you. ऑडियंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो कुछ भी बोला उसको कुछ ही शब्दों में शॉर्ट करके हिंदी में अगर आप बोल सकते हैं। अडल्ट्री मतलब व्यभिचार, जब कोई व्यक्ति अपनी शादी के बाहर किसी दूसरी महिला के साथ जो कि शादीशुदा है कोई संबंध बनाता है, ये जानते हुए कि वो किसी और की पत्नी है, तो वो एडल्ट्री के लिए व्यभिचार का दोषी पाया जाता है। पर इस प्रोविजन के तहत उस व्यक्ति को उसकी पत्नी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। उसके खिलाफ सिर्फ उस औरत का पति ही आगे आ सकता है जिस औरत के साथ उसने यह संबंध बनाया हो। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी ऋतवाज रमन जी को, जो कि एडवोकेट हैं पटना हाईकोर्ट के, और ये हमको बताएंगे धारा 498A के बारे में। इसके पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे बीच पधार चुके हैं। वो हमारे उद्घाटनकर्ता एवं विशिष्ट अतिथि हैं, सर पूर्व न्यायाधीश हैं पटना उच्च न्यायालय के। सर आपका बहुत वेलकम सर, पुष्पों से सर का स्वागत किया जाए। In connection with the latest full bench judgment of the Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट के हाल में दिए गए जजमेंट जो है सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पर जजमेंट में जाने से पहले हम लोग को ये देखना है सेक्शन 498A है क्या। 498A अपराध है जो पति द्वारा किया गया, पति या पति के परिवार द्वारा किया गया उसकी बीवी के खिलाफ। जो ये सेक्शन कहता है कि whoever being the husband or relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall be liable to fine। अगर ये ऐसा कोई भी अपराध कोई भी पति या उसके परिवार द्वारा किया जाता है, उसको 3 साल तक का सजा और फाइन साथ में हो सकता है। अब ये ऑफेंस किस टाइप का है? ये ऑफेंस पहला ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब कि पुलिस बिना मैजिस्ट्रेट का परमिशन लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इस केस में एफआईआर दर्ज कर सकती है। दूसरी बात ये ऑफेंस नॉन वेरिएबल है। इसका मतलब मैजिस्ट्रेट
वो इस कांड में जो अक्यूज पर्सन रहेंगे उनका बेल रिजेक्ट कर सकती है और उनको जेल, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। तीसरी बात, ये ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब एक बार जब एफआईआर रजिस्टर हो गया तो इस केस को वापस लिया नहीं जा सकता अगर समझौता होता है। अब इस रीसेंट जजमेंट से आने से पहले एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। वो केस था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उस जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस आए थे कि जब एफआईआर रजिस्टर होता है तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अरेस्ट कब होगा, तो उसमें गाइडलाइंस, उसमें कमिटी, एक वेलफेयर कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया था। उसके द्वारा उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज वेलफेयर कमेटी बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के भी चेयरमैन हैं। जितने भी मैटर्स इस टाइप के आएंगे वो वेलफेयर कमेटी मेंबर्स के पास जाते, वो वेलफेयर कमेटी मेंबर्स उस मैटर को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सुझाव देंगे कि इस मैटर में अरेस्ट होना चाहिए। और वेलफेयर कमेटी दोनों हस्बैंड को और वाइफ को, दोनों पार्टी को सुनने के बाद अपने नतीजे पे आएंगे। पर इस जो रिसेंट फुल बेंच जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो है सोशल एक्शन फोरम मानव अधिकार और सिटीजन ऑफ इंडिया, उस केस में ये प्रोविजन को हटा, ये वेलफेयर कमेटी के एस्टैब्लिशमेंट के सजेशन को हटा दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन के खिलाफ है। पर ये सुझाव देते समय सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट पे, जो इस जजमेंट का मेन मुद्दा था कि एफआईआर होने के बाद अरेस्ट कब होगा, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फुल जजमेंट्स को ऑफ प्रोविजन ऑफ द लॉ दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को कंसीडर किया है। उसके एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 41A। जब भी कोई घटना होता है, कोई क्राइम होता है, क्राइम होने जब पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर होता है तो पुलिस के दिमाग में ये सोचना चाहिए, ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम अरेस्ट कर रहे हैं उसको हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, या इसका जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का फायदा क्या है। ये उसके दिमाग में, अगर हाँ इसका जवाब उनको सेटिस्फैक्टरी पॉजिटिव मिलता है कि हाँ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तभी उनको अरेस्ट करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 41 क्लॉज ए जो कहता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर होता है पुलिस ऑफिसर का एक ड्यूटी बनता है जिसमें सजा 7 साल से कम है, इट इज ड्यूटी अपॉन हिम टू सर्व अ नोटिस टू द अक्यूज्ड पर्सन एंड दैट अक्यूज्ड पर्सन, जब उसको नोटिस मिलता है तो वो नोटिस पे हाजिर हो। और अगर वो हर एक नोटिस पे पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन के समय हाजिर हो रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट और अपने प्रीवियस जजमेंट को कंसीडर किए थे। जो एक जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट सजेशन दिया था कि in some types of cases such as matrimonial dispute, commercial offences, medical negligence cases, corruption cases, and the cases where there is a delay of lodging the FIR for 3 months. ये सब में जिसमें हम लोग को मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, ये जजमेंट में बोला गया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कोर्ट जब भी अरेस्ट होगा, अरेस्ट होने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पे आपको अरेस्ट करना है। अब ये एक इस जजमेंट का एक दूसरा पहलू भी है। अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाता है और हस्बैंड वाइफ के बीच में समझौता होता है तो जैसे हम शुरुआत में बताया कि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, एफआईआर नहीं लिया जा सकता है, वापस नहीं किया जा सकता। पर इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में समझौता हो जाता है, वो लोग साथ में रहने के लिए तैयार हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो वो लोग सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत
हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं और इस केस को वहीं पे समाप्त किया जाएगा। शुक्रिया। अंकित जी को जो कि एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में, और ये बताएंगे हमको धारा 377 के बारे में। मैं आज आपको धारा 377 के बारे में बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 377 के बारे में क्या कहा है। धारा 377 औरत या जानवर के साथ अननेचुरल यौन संबंध बनाता है, यानी प्रकृति के विरुद्ध कोई यौन संबंध बनाता है तो वो एक अपराध है और उसकी सज़ा मैक्सिमम उम्र भर के लिए कारावास है। अब हमें इस प्रावधान को समझने के लिए इसकी हिस्ट्री के थोड़ा देखना होगा। तो ये प्रावधान अंग्रेज़ों ने बनाया अपने शासनकाल में। तो इंग्लैंड में 1500 ईस्वी से ये जो अननेचुरल यौन संबंध था ये कैपिटल पनिशमेंट का ऑफेंस था, यानी इसे कोई भी दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। बाद में ये प्रावधान 1833 में जब संविधान के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इसे पाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है और इसे खत्म कर दिया गया। अब भारत सरकार ने इसके विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं किया। इस दिल्ली जजमेंट हाईकोर्ट के 2009 के जजमेंट के अगेंस्ट कोई अपील दायर नहीं किया, लेकिन कुछ संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की एक पीठ ने 2014 में सुरेश कुमार कौशल केस में दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया, उसे निरस्त कर दिया और 377 का प्रावधान फिर से बिल्कुल वैसे का वैसे ही हो गया। अब 2016 में कुछ ऐसे लोग जो कि ये LGBT कम्युनिटी से आते हैं, जो कि गे लोग हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं, उन्होंने अपने इंडिविजुअल पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में 2016 में 3 जज की पीठ ने इस मैटर को उठाया, समझा और पुराने में 2 जज के जो पीठ की जजमेंट थी 2014 के उसे भी देखा और पाया कि इस जजमेंट में कुछ गलतियां हैं और फिर इसे एक संविधान पीठ में आज 5 जजमेंट की बेंच पे आगे भेज दिया। अब इस दौरान संविधान में, हमारे समाज में और कानून में काफ़ी चेंजेस आए। पहला 2014 में नालसा केस आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसने ट्रांसजेंडर जो हमारे होते हैं उनको तीसरी लिंग हमारे कानून में पाया गया और उन्हें इक्वल अधिकार दिया गया, जो कि बाकी पुरुष और महिला के अधिकार है वही उनको भी प्रदान किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा 2017 में एक कुत्ता स्वामी केस आया, बहुत फेमस केस है और उसमें राइट टू प्राइवेसी, निजता का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बोला गया है, फंडामेंटल राइट बोला गया है, यानी हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, वो हमसे कोई नहीं ले सकता। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले हमारे संविधान के प्रावधानों को देखा, जैसे कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, इसके अलावा भेदभाव विरोधी जो भी प्रावधान है उन सबको देखा। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य देशों के जो कानून है उसको भी कंसिडर किया, जैसे कि इंग्लैंड में 1500 से ये जो अपराध था 1977 के जो रिलेटेड अपराध इंग्लैंड में था वो 1500 साल से वहाँ पे उसके लिए मौत की सजा थी, लेकिन 1967 में उन्होंने अपने कानून को चेंज किया और इसे अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2003 में से अपराध की श्रेणी में हटा दिया गया, इजराइल में, यूरोपियन यूनियन में, यहाँ तक कि छोटे देश जैसे कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो अफ्रीका का एक देश है, उसे 2017 में इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की इस 5 जज की पीठ ने काफ़ी सारे मुद्दों पे डिस्कस किया है। 493 पेज का ये बहुत बड़ा जजमेंट है, तो मैं इसका मूल सार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले देखा कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ये क्या मानसिक विकार है या ये एक नेचुरल चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ कंसिडर करके ये पाया कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है बायोलॉजिकल फिनोमेनन है, ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर होता है और इसे कोई बदल नहीं सकता या ऐसे कोई इसे फोर्स करके इसे चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है,
उसका मोटिव ये है कि सबको साथ में लेके आगे बढ़ते रहना हमारी सोसाइटी को। तो इंक्लूसिव सोसाइटी होना है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी होना है। इन सब बातों को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो हमारा संविधान है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक डायनेमिक प्रोसेस है जो हमेशा चेंज करना चाहिए समाज के साथ, वरना इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं रह जाएगा। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट का 2 जज का जजमेंट था जिसने 1977 का जो अपराध था उसे सही माना, वो जजमेंट बिल्कुल गलत था और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, और हमारा जो मौलिक अधिकार है लाइफ विद डिग्निटी, समाज के साथ जो जीवन व्यतीत करने का हमारा मौलिक अधिकार है, तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी उसका एक पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी का एक पार्ट है। इसलिए किसी भी कंसेंटिंग एडल्ट यानी जो 2 लोग जो 18 साल के ऊपर है और वो यौन संबंध बनाते हैं सेम सेक्स के अंदर, तो वो एक अपराध नहीं हो सकता है। और इसी तरह 377 को मिडिल डाउन कर दिया, उसका जो परिवेश है उसको कम कर दिया, और 377 में अब सिर्फ ऐसे यौन संबंध जो कि अननेचुरल है लेकिन कंसेंट के बाहर है या फिर जानवरों के साथ किया है, अब वो सिर्फ वो अपराध है। और 2 कंसेंटिंग एडल्ट अगर साथ में आकर यौन संबंध बनाते हैं तो वो अपराध नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब देखते हुए और ये भी बातें कही कि LGBT कम्युनिटी जो है, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है, उसके साथ टाइम्स इमीमोरियल से बहुत पहले से ही बुरा होते आ रहा है, उन्हें अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, उन्हें राइट हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है, हॉस्पिटलों में जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1977 के अंदर वो अपराध नहीं है। भारत सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि इस जजमेंट का जिसे उसे अपराध श्रेणी से हटा दिया गया है उसका पूरा प्रचार होना चाहिए, ताकि वो लोगों को अपना हक मिल सके। और भारत सरकार ये इंश्योर करे, ये देखे कि उनका हक मिले। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 1977 का अपना ये वक्तव्य दिया है और उसे अपराध की श्रेणी से कंसेंटिंग एडल्ट्स के लिए बाहर कर दिया। और अब मैं बुलाना चाहूँगी सागरिका जी को, जो कि एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में, और ये हमको बताएंगी सबरीमाला इशू। Good morning, everybody. We were under the impression that we had to speak of the judgment, so we were fairly prepared in English, but I'll try कि आपको एक ब्रीफ बता सकूं कि सबरीमाला जजमेंट है इस चीज़ में। केरल में एक स्थित मंदिर है सबरीमाला, जहाँ पे अयप्पा, भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। अयप्पा का वो एक पूर्ण जन्म के रूप में माना जाता है, जो कि एक निष्ठ ब्रह्मचारी है। इसी वजह से उस मंदिर में कई सालों से महिलाएं जो कि 10 से 50 वर्ष के बीच में आती हैं, यानी माहवारी वाली महिलाएं, मीन्स मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, उनका वहाँ पे जाना और पूजा करना मना है, उनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती। ये जो चीज़ थी इसको चैलेंज किया गया सबसे पहले केरला के हाईकोर्ट में 1991 में, जहाँ पे हाईकोर्ट ने इस डिस्क्रिमिनेशन की 10 से 50 साल की उम्र की महिलाएं नहीं पूजा कर सकती को सही माना। हमारे संविधान में सेक्शन आर्टिकल 25 और 26 जो हमें पावर देता है कि हम कोई भी इंसान अपने रिलीजन, अपने किसी भी फेथ को प्रोफेस कर सकता है, यानी किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है। 26 कहता है कि आप अगर कोई कम्युनिटी है, कोई अलग भगवान की पूजा करते हैं, तो आप अपने लिए कोई रूल रेगुलेशन पूजा करने के लिए बना सकते हैं। उस समय केरला हाईकोर्ट का कहना था कि जो ये ट्रावंकोर देवस्थान कम्युनिटी जो बोर्ड है, जो भगवान अयप्पा जो सबरीमाला टेम्पल को उनको रूल करती है, वो एक अलग डिनोमिनेशन है। पूजा करने वाले लोग यहाँ पे अलग तरीके के हैं। इस वजह से जो रूल है कि 10 से 50 वर्ष की महिलाएं ना जाए, ये बिल्कुल सही था। इनका मेन जो कंटेंशन था इन बातों को रखने का, वो कहना था कि क्योंकि ये निष्ठ ब्रह्मचारी है भगवान अयप्पा, तो इस उम्र की महिलाएं अगर जाती हैं मंदिर में तो एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होगा भगवान की। ये बहुत पुरानी प्रथा थी जो चलती आ रही है। अभी इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, पाथ ब्रेकिंग जजमेंट हम कह सकते हैं, दिया है 28 सितंबर। 3-4 बातें
क्या ये सबरीमाला में पूजा करने वाले जो लोग हैं, जो चारकोल देवस्थान जो बोर्ड है, क्या वो अलग डिनोमिनेशन है? क्या उनके पास एक अलग पावर है कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए जो लोग जो पूजा करते हैं, भगवान अयप्पा को मानते हैं, उनके लिए अलग रूल्स रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं? दूसरी बात थी, क्या आर्टिकल 14 जो कि हमें कहता है कि हर एक इंसान को इक्वालिटी है किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है? क्या महिलाओं को 10 से 50 साल तक की महिलाओं को वहाँ पे एंट्री ना देना, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ आया था कि जो रिलीजन जो उनका है, जो प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ सबरीमाला में ही भगवान अयप्पा की पूजा नहीं होती है। हमारे देश भर में ऐसे 1000 मंदिर हैं जहाँ पे भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है, और उन बाकी सारे मंदिरों में महिलाओं का जाना अलाउड है। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पर पुरुषों का जाना मना है, लेकिन सिर्फ ऐसे पुरुष जो बाहर से हो, मंदिर के अंदर पुरुष जो है वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। तो जो इस बोर्ड का कहना था कि क्योंकि हम बिल्कुल अलग तरीके के लोग हैं, हमारा अलग पूजा है, हमारे अलग संस्था है, हमारे रिलीजियस राइट्स में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। आप महिलाएं को अगर हम रोक रहे हैं तो हमारी पूजा करने का एक तरीका है, हमारी मान्यता है, हमारे भगवान का विश्वास है, उसको हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कहना था कि एक अलग डिनोमिनेशन होने के लिए, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन होने के लिए आपको कुछ टेस्ट क्लियर करना पड़ता है कि आप एक अलग कम्युनिटी में, आपकी पूजा आस्था एक अलग तरीके की है। लेकिन यहाँ पे भगवान अयप्पा की जो पूजा करते हैं वो सब के सब हिंदू, सारे लोग हिंदू हैं। पूजा बाकी किसी भी मंदिर में महिलाओं को नहीं रोका जाता है, तो ये किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो पूरी सब जगह एक समान है, तो आप ये नहीं कह सकते। दूसरी चीज की कोई भी मंदिर वो एक पब्लिक प्लेस में आता है। पब्लिक प्लेस यानी जहाँ पे किसी भी सेक्स, कास्ट, क्रीड के लोगों को रोका नहीं जा सकता है। वहाँ पे कोई भी इंसान, कोई भी महिला, पुरुष, बच्चे, किसी भी जाति के आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे भगवान अयप्पा के मंदिर में, सबरीमाला में सिर्फ हिंदू ही नहीं, अलग अलग चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन, केरला में क्रिश्चियन को हम जानते हैं वहाँ पे वो भी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सिर्फ महिलाओं को वहाँ पे ना जाने देना ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ क्योंकि वो महिला है और उनकी माहवारी की स्थिति को लेकर, जो कि एक फिजिकल चीज है, मेंस्ट्रुएशन जो फिजिकल एबिलिटी इज सेड टू बी हेल्दी, ये आपके हेल्थ को दर्शाता है। अगर उस चीज को आप एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं बना सकते, उस चीज से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं महिलाओं को। आप ना ही एक अलग कोई कम्युनिटी है जिसको सब कुछ अलग के ऊपर पाया जाएगा, जो भी है 25 में कि मुझे पूजा अर्चना या बिना पेट या मुझे कैसे करना है। राइट टू इक्वालिटी बेसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आप किसी से इक्वालिटी छीन के उसको ये नहीं बता सकते कि कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। एटलीस्ट इन औरतों को ये राइट होना चाहिए कि वो करना चाहती हैं या नहीं चाहती। जैसा हमें भी सबको पता है कि अभी इतना जजमेंट आने के बाद भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि सारी महिलाएं पूजा कर सकती हैं। एक बड़ी भीड़ है महिलाओं की जो अभी भी भगवान अयप्पा में इतना मान्यता रखती है कि वो उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना नहीं करना चाहती। ये उनका फ्रीडम है कि वो वहाँ पे जाकर पूजा अर्चना नहीं करें अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन जो महिलाओं पे रोक लगाई गई वो एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है। ये महिलाओं के ऊपर होना चाहिए कि वो अपनी मान्यता के हिसाब से वहाँ पे जाकर पूजा करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। वो भगवान में इतना विश्वास रखती है, उस हिसाब से वो आए। इस 5 बेंच की का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेंच था जिसमें जजमेंट आया था, इसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा का एक डिसेंटिंग थी। बाकी जजेस ने जहाँ इस चीज को माना था कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं पे रोक नहीं लगनी चाहिए, वहीं जस्टिस इंदु मल्होत्रा का कहना था कि रिलीजन और जैसे जो भारत हमारी जैसे इकोनॉमी है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, यहाँ पे रिलीजन और इक्वालिटी में हार्मनी होनी चाहिए। हमें रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादा नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। पूजा कैसे होनी चाहिए, अर्चना कैसे होनी चाहिए, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनका ये व्यू बिल्कुल भी अलग था, जिसमें काफ़ी बातें थी, लेकिन
पटना हाई कोर्ट। ऑल हैव स्पोकन वेरी वेल। हम लोग को सबको आपने बताया कि इन सब धाराओं के क्या, इनके बारे में सही जानकारी एग्जैक्टली क्या है। अब जब उनको सही जानकारी मिल गई है तब एक पैनल है अगला हमारा, जो कि उक्त निर्णयों पर के अंतर्गत मैं बुलाना चाहूँगी। धारा 497 के बारे में बात की जाएगी और इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी श्री बसंत चौधरी जी को, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और बहुत ही सोशली वेरी वेरी एक्टिव। सो काइंडली कम टू द डायस। निर्मला मिश्रा जी, सिद्धेश्वर बाबू, जयप्रकाश जी, माननीय पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र बाबू, मुझे बड़ी खुशी है कि पटना में आज तलाश द्वारा ये विमर्श आयोजित किया गया है। तब जब अयोध्या में करीब 2.5 लाख लोग अभी जमा हो गए हैं, बम्बई में, इंदौर में, बहुत सारे जगहों पर करीब 2-3 लाख किसान मार्च कर रहे हैं और साबरीमाला में तो धक्का मुक्का चल रही है और हजारों हजार धरना प्रदर्शन हमारे देश में आज हो रहे हैं और हजारों हजार गोष्ठियां भी हो रही हैं। ये देश के जीवंत होने का धक्का मुक्का जितना होता है, देश उतना जिंदा होता है, बातें उतनी आगे बढ़ती हैं। सबसे पहला मेरा आग्रह होगा कि ये जितने निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसको कानूनी नजरिया से नहीं देखना है। वकील, कोर्ट, जज और लॉ ऑफ प्रेसिडेंट इसके बियॉन्ड है, इसके बिल्कुल बाहर है। वैसे भी जैसा कि तलाश के जो संगठन करता है, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नहीं है। मैं ऐसा कोई संस्था नहीं खोज पाता हूँ देश में, खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो राजनीतिक ना हो। ठीक है, आप सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं वो भी एक राजनीति कर रहे हैं। आप धारणा बनाना, इंप्रेशंस क्रिएट करना भी एक राजनीति है और होना भी चाहिए। तो एक तो कोर्ट के नजरिए से तो निकल जाइए बात, और राजनीति को बुरा मत मानिए। आज राजा कुछ नहीं तय करता है, आज राजनीति सब कुछ तय करती है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया हमारे समाज में पिछले हजारों वर्षों में कि कानून अब विश्व कमांड ऑफ द सॉवरेन नहीं रहा, राजा का कमांड नहीं रहा। राजा के कमांड से थोड़ा नीचे उतरा और कमांड ऑफ मेजॉरिटी हो गया, बहुसंख्यक लोगों का कमांड हो गया। लेकिन जब सेपरेशन ऑफ पावर हुआ, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ऐसी संस्थाएं बनी, तो बहुसंख्यक कानून पर भी एक धक्का लगा है। अब कानून तर्कों से, वैज्ञानिक शोधों से, बदलते तेजी से बदलती अवधारणाओं से तय की जा रही है। ये मानव जीवन के इतिहास में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम वैसे ही है जैसे आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स है। सब कुछ आप धारणाओं से निश्चित हो रही है। तलाश के आयोजक ने भी शादी के संस्था पर खतरे की चिंता दर्शाई और शादी के संस्था पर खतरा इस न्यायालय के निर्णय से नहीं पैदा हुआ है। सबसे बड़ा खतरा तो इस संस्था पर महिलाओं की शिक्षा से हो गया है। तो शायद आपको शिक्षा ही बंद कराना पड़ जाएगा। महिलाओं को शिक्षित कम कीजिए, क्योंकि वो स्वतंत्र हो रही है, बहुत मायने में स्वतंत्र हो रही है। अगर 2 पैसा कमाने की ताकत उनको हो जा रही है, तो निश्चित रूप से वो परिवार और पिता और पति से स्वतंत्र हो रहे हैं और ये स्वागत योग्य है। ये प्रजातंत्र का नया आयाम जोड़ने वाला कानून है। आजादी के 70वें वर्ष बाद धारा 14 बराबरी का जो धारा है,
वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, बिगेस्ट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 14। और ये कोई जज का दिया हुआ कानून नहीं है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के पीछे लाखों लोगों का खून बहा है। 1648 के इंग्लैंड में बुर्जुआ क्रांति, राजा की हत्या, फ्रांस में राजा की हत्या। हमेशा अहिंसक होना बुरा नहीं होता है। जैसे आप राज्य को हिंसा करने की छूट दिए हुए हैं, जज साहब को फांसी पर लटकाने की छूट दिए हुए हैं, तो भीड़ को भी हिंसा के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। और हो ही रहा है, लिंचिंग हो रहा है। हो सकता है कल लिंचिंग एक लॉ बना दिया जाए, दलित लॉ। रूलिंग क्लास एक रूलिंग क्लास है जो कह सकता है कि हाँ फलाने वर्ग का लिंचिंग ठीक है, फलाने वर्ग का लिंचिंग गलत है। और ये कानून सैकड़ों वर्षों तक चल सकता है जब तक कि फिर जजों की अवधारणाएं नहीं बदल जाएंगी। और 97 में ही 2 साल पहले जजों की अवधारणाएं कुछ थी, आज अवधारणाएं बदल गई। इसलिए कानून का ये एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है। एवरी इशू इन लॉ इज ए सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू। चाहे वो इंडियन पेनल कोड का प्रावधान हो सकता है हम एक कानून बना दें कि खाना चोरी करने वाले चोर नहीं हैं। जोगेश जी का एक सूट अगर पसंद चौधरी चुरा लेता है तो वो चोरी नहीं, इनके पास 20 सूट है, उसके पास एक भी सूट नहीं। हो सकता है चोरी के कानून में भी परिवर्तन आने वाला जो समाज है वो कर सकता है। इसलिए कानून बिल्कुल अस्थिर अवधारणा है, जैसे मनुष्य की अवधारणाएं अनिश्चित हैं। जब मनुष्य की अवधारणा को धर्म निश्चित करता है, जब मनुष्य की अवधारणा को आस्था निश्चित करता है, जब मनुष्य की अवधारणाओं को कुछ प्रतिष्ठित लोग निश्चित कर देते हैं, कुछ नियम बना डालते हैं, पुराण लिख डालते हैं, वेद लिख डालते हैं, कुरान लिख देते हैं, नियम बना देते हैं, वो भी एक कानून है और उस कानून से गाइडेड होता है। हिंदू में तो पारिवारिक संपदा के बंटवारे में तो धार्मिक कानून ही चलता आ रहा है। अभिहिताक्षरा की बात होती है, धर्मशास्त्र की बात होती है। अब हाल में अब लॉज कोडिफाइड हो रहे हैं समाज के समझ के मुताबिक, तो वो कानून धीरे धीरे बेकार होते चले जा रहे हैं। ये चारों जो कानून है और जिसकी विवेचना सुप्रीम कोर्ट ने की है, इसको यूनिफाई करके देखती है, अलग अलग नहीं देखती। यूनिफाइड थ्योरी ऑफ फिजिक्स लागू हो जाता है, इक्वलिटी। और इक्वलिटी की अवधारणाएं नित्य प्रति और विकसित होती जा रही है। आज शिक्षा के अधिकार को भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया, 21A कर दिया गया। जब समाज ने सोचा कि अशिक्षित समाज और प्रजातंत्र बिल्कुल एक साथ रहने वाली चीज ही नहीं है, तो कहा कि चलो। उसके बाद ज्यों-ज्यों समाज विकसित हुआ, अवधारणाएं बदली। एक जज साहब को हुआ कि आधार कार्ड के चलते मेरा प्राइवेसी खत्म हो रहा है, रिटायर्ड जज, और बहुत बड़ा डिबेट हुआ और वो जीते, पार्शियली वो जीते। और राइट ऑफ प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट किया, ये स्वागत योग्य है। आदमी को कितनी आजादी चाहिए इसका निर्धारण नहीं होना चाहिए। हमको उतनी आजादी चाहिए जितना व्यापक अंतरिक्ष है, कोई नहीं रोक सकता है हमारी आजादी को, अगर हम दूसरे के आजादी और अधिकार पर इंपेंज नहीं करते। आज इस धारा को मैंने इसलिए चुना, इसका बहुत महत्व है, केवल महिला के अधिकार से नहीं बल्कि उस सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवधारणा से जिसको पेट्रियार्की बोलते हैं, पितृसत्ता बोलते हैं। पितृसत्ता क्या है? अच्छा, बताया नहीं, तो मैं अब समाप्त करता हूँ ये कहते हुए, तो पहले कहते तो मैं सॉल्व कर देता, पहले बताया नहीं आपने। तो ये समाज में प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था और अवधारणाएं
बहुत गहरी पैटर्न है भारतीय समाज में खास करके। और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है, एडवांस डेमोक्रेटिक सोसाइटी, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां अब ये बहुत कमजोर पड़ चुकी है। हिंदुस्तान में 70 वर्ष पहले आर्टिकल इक्वलिटी आर्टिकल आ जाने के बावजूद पितृसत्तात्मक सत्ता का चोट ऐसा है कि आज उससे पूरा पॉलिटिक्स, पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरा अर्थतंत्र गाइडेड हो रहा है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को, मजदूरों को, वर्किंग क्लास को झेलना पड़ रहा है। महिला तो थोड़ी थोड़ी आजाद हो रही है, खास करके ऊपरी वर्ग की महिलाएं, मजदूर आजाद नहीं हो रहे हैं। आज पूरा लैंड लॉज, जमीन का कानून, धन का कानून पैट्रियार्की से प्रेरित है। और आज मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पैट्रियार्की पर जो धक्का दिया है, वो धक्का आज तक हिंदुस्तान में किसी आंदोलन में नहीं है। महिला का जो अधिकार है उसके पक्ष में बोलना मतलब आप पितृसत्तात्मक सत्ता के खिलाफ बोलना है। आज हिंदुस्तान में पैट्रियार्की बड़े पैमाने पर, पैट्रियार्की को केवल पिता का जोड़ मत समझ लीजिए, वो एक व्यवस्था है जो हठात किसी को उत्कृष्ट, किसी को ज्यादा पावरफुल बना देती है। जो ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, मैं भी शादीशुदा हूं, मैं भी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, उसके चलते बहुत सुख मिलता है। लेकिन जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लीटली ऑप्रेसिव, डिग्रेडिंग और कहीं न कहीं समाज की उन्मुक्तता, स्वतंत्रता को रोकता है। और इसलिए बिना कानून के भी मैरिज का इंस्टीट्यूशन तार-तार हो रहा है, खास करके ऊंचे वर्गों में, और ये लाजमी होना भी चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। आप किसी भी वैसे देश में जाइए जो वैज्ञानिक तौर पे, तर्क के तौर पे बहुत विकसित हो रहा है, वहां मैरिज सिस्टम भी उसी दर से कमजोर होता चला जा रहा है। जर्मनी सबसे ज्यादा सिंगल वुमेन संस्था, वहीं पे शादियां बहुत कम हो रही है। सरकार के